Good morning, my dear students. Welcome to Hindi grammar class. In today's class, we will learn श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स. होमो का मतलब होता है सिमिलर और फोन का मतलब होता है साउंड. मतलब ऐसे शब्द जिनकी साउंड जो है, जिनकी ध्वनि जो है, जिनकी आवाज़ जो है वो होमो हो, सेम हो, एक जैसी हो. तो ऐसे शब्दों को हिंदी में हम बोलते हैं श्रुति सम. श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स एक समान, यानी सुनने में एक समान है और भिन्नार्थक, अर्थ जो है वो भिन्न है. ऐसे शब्द जो सुनने में और पढ़ने में समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. कुछ शब्द सुनने और पढ़ने में समान से लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. गॉट इट? वेरी गुड. तो नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं. उन शब्दों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनके अर्थ क्या हैं ये भी जानना है. और हम बोलते समय क्या गलतियां करते हैं इस पर भी ध्यान देना है. जैसे देखिए, ये है शब्द अवधि और ये भी है अवधि. दोनों को बोलने में केवल एक ही भिन्नता है. यहाँ धी पर छोटी की मात्रा है और यहाँ धी पर बड़ी की मात्रा है. तो जब इस शब्द को बोलेंगे तो बोलेंगे अवधि, अवधि. और जब इस शब्द को बोलेंगे तो बोलेंगे अवधि, अवधि. अंतर पता चल रहा है ना आपको? अब आप दोनों को अगर एक ही तरह से बोलेंगे तो कैसे पता लगा पाएंगे कि इस अर्थ में प्रयोग करना है या इस अर्थ में प्रयोग करना है. इसलिए शुद्धता बहुत मैटर करती है. तो इस अवधि का अर्थ होता है सीमा, पीरियड, टाइम पीरियड, समय की अंतराल बोल सकते हैं. सीमा की वजह अंतराल ज़्यादा अच्छा इसका अर्थ है. अवधि मीन्स अंतराल. समय अवधि बोलते हैं समय का कितना अंतराल है, या बोल सकते हैं समय की कितनी सीमा है आपके पास. 1 घंटे का समय है या 2 घंटे का समय है. जब आप पेपर देते हैं तो उसमें लिखा जाता है ना, टाइम आवर्स लिखा जाता है, यानी कि समय अवधि कितनी है, समय के घंटे कितने हैं, समय कितना लगेगा टोटल, उसको बोलते हैं अवधि, ड्यूरेशन. इंग्लिश में ड्यूरेशन. और ये है अवधि, अवध क्षेत्र की एक भाषा. अवध का जो क्षेत्र है, ठीक, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा अवधि होती है और वो अवध शब्द से निकली है. तो दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया आपको. दूसरा देखिए, एक शब्द है अविराम और दूसरा शब्द है अभिराम. देखिए, जब हमें प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास इन सब का ज्ञान हो जाता है ना, तो शब्दों को पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है. जैसे मैंने इसे पढ़ा, अभिराम नहीं पढ़ा मैंने इसे, अभिराम नहीं पढ़ा मैंने इसे पढ़ा अविराम, क्योंकि मुझे पता है कि इस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है और जो मूल शब्द है वो विराम है. तो पढ़ने के तरीके में अंतर आ जाएगा. मैं बोलूँगी अविराम. यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर जो उपसर्ग है वो अभी है और जो मूल शब्द है वो राम है. राम में अभी जुड़ा हुआ है, अभिराम. तो फिर बोलते समय मैं इसे अभिराम नहीं पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी? अभिराम पढ़ूंगी. ये बात जो है ना वो बहुत ध्यान देने की है और इससे आपकी भाषा शैली बहुत सुंदर दिखने लगती है. तो ये शब्द हुआ अविराम और ये शब्द हुआ अभिराम. अविराम का मतलब क्या होता है? विराम ना लेना, क्योंकि आ का मतलब तो नहीं होता है और विराम का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना. तो अविराम का मतलब होता है रेस्ट ना करना. और जब आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में है, मतलब निरंतर आपका काम जारी है. तो अविराम का मतलब होता है निरंतर. क्या होता है? निरंतर. दूसरा शब्द है अभिराम और अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर. बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही सुंदर इसका मीनिंग है. और क्या है इसका अर्थ? सुंदर.
तो अविराम निरंतर करता गया, अविराम बिना रुके, अभिराम सुंदर। ये तो आप अक्सर बोलते हैं और बोलने में गलती करते ही हैं। अचार और ये है आचार, ये अचार और ये आचार। अचार, अचार तो आप जानते हैं पिकल होता है, आम का अचार, नींबू का अचार, है ना। और आचार का मतलब होता है आचरण, आपका बिहेवियर, आचरण, है ना। क्या होता है? आचरण, आपका बिहेवियर। बिहेवियर को बोलते हैं हिंदी में आचार। आपका आचार व्यवहार क्या है? तो आचार और आचार। अगला देखिए, आदि और ये है आदि, आदि और ये है आदि। तो आदि मतलब होता है आरंभ, आदि मतलब होता है आरंभ। विलोम शब्द पढ़े थे तब बताया था, आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। तो आदि मतलब आरंभ, और आरंभ का विलोम शब्द अंत हो गया, तो आदि अंत। और ये है आदि मतलब मैं सुबह देर से उठने का आदी हूँ, मैं रात को देर तक सोने का आदी हूँ, मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, मैं खेलने का आदी हूँ। तो आदी मतलब अभ्यस्त हूँ, मुझे आदत है इस चीज़ की। तो अगर आप किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की आदत से घिरे हुए हैं तो आप उसके आदी हैं। आगे देखिए, शाम और ये है श्याम, दोनों को बोलने में अंतर है। शाम इवनिंग, और श्याम कृष्ण को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण जो हैं वो सांवले थे, और श्याम का मतलब क्या होता है? सांवला होता है। और शाम का मतलब क्या होता है? संध्या, संध्या मतलब इवनिंग। तो ये शाम है और ये श्याम है। अब बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैं शाम को आऊँगा, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं मैं शाम को आऊँगा, बट उनको पता नहीं होता है, तो वो बोल देते हैं मैं शाम को आऊँगा। ठीक, तो ये बोलते समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हाँ, इसमें तो हम बहुत गलतियाँ करते हैं, इसको तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये शब्द है उपयुक्त, और ये शब्द क्या है? उप, फिर रा को हम पढ़ेंगे उपरयुक्त, उपयुक्त और उपरयुक्त। उपयुक्त शब्द का मतलब होता है जो चीज़ आपको सूट करे, जो चीज़ आपको, आपके लिए फिट हो, आपको ठीक लगे, वो आपके लिए उपयुक्त है। जैसे इस समय तुम्हारा घर से बाहर ना निकलना उपयुक्त है, क्योंकि घर के बाहर बीमारी फैली हुई है ना। और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, जो अभी आपको ऊपर बताया गया है। तो अभी हमने उपर्युक्त क्या पढ़ा है? हमने श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा पढ़ी है। तो जो चीज़ आपको ऊपर बताई गई है, ऊपर पढ़ी गई है, ऊपर की गई है, उसे उपर्युक्त बोलते हैं, यानी कि ऊपर कहा गया। और जो चीज़ ठीक है आपके लिए वो होती है उपयुक्त। तो लिखते समय हमें गलती नहीं करनी है। उपयुक्त उदाहरण नहीं होते हैं, उपर्युक्त उदाहरण होते हैं। बोलते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों में हमने ये चर्चा की है, इस तरह से लिखते हैं। या उपर्युक्त उदाहरण परिभाषा के अनुसार दिया गया है ना। तो जो भी आप लिखें अपने नोटबुक में, उसमें उपर्युक्त ज़्यादा प्रयोग होगा और उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त का प्रयोग बोलने में ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो इन शब्दों को एक बार हम और देखते हैं अच्छे से। देखिए, अनल और अनिल लगभग एक जैसे हैं बोलने में, अनल और अनिल। तो अनल शब्द का मतलब होता है आग, और अनिल शब्द का मतलब होता है वायु। अनिल वायु और अनल आग। इसी तरह से शब्द है आय और आयु। आय और आयु की मात्रा का अंतर है। तो आय का मतलब जानते हैं आप, आमदनी या इनकम, और आयु का मतलब होता है आपकी उम्र। देखिए, अवलंब, अवलंब और ये है अविलंब। यहाँ पर उपसर्ग आ लगा हुआ है, तो इसे इस तरह से ही बोला जाएगा अविलंब, और इसे बोला जाएगा अवलंब। ठीक है।
अवलंब का मतलब क्या होता है? सहारा। क्या होता है? सहारा, अवलंब। और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के। अगला है अम्बुद और अम्बुज। द मतलब देने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाला। तो अम्बु मीन्स पानी, पानी देने वाला कौन होता है? बादल। और अम्बु मीन्स पानी, पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। तो ये तो आपको याद रहेगा। आगे देखिए, आधी। आधी और आधी। आधी मतलब तो आपको पता ही है, हाफ, आधा। और आधी शब्द आपके लिए नया है, इसको समझिए। आधी का मतलब होता है रोग, कोई रोग। धरा और धारा। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और धारा मतलब प्रवाह, बहना, बहने को धारा बोलते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है? अपेक्षा शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम बोलते हैं कि तुम्हारी बहन की अपेक्षा तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। तो जब हम दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तब अपेक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर तुलना में अपेक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी का अनादर करना, किसी की अनदेखी करना। तुमने कल अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेहमानों की उपेक्षा की तुमने। तुमने कल अच्छा व्यवहार नहीं किया, है ना? क्यों? क्योंकि तुमने कल जो घर पर मेहमान आए थे उनकी क्या की? उपेक्षा की, यानी कि उनका अनादर किया, तुमने उनको इग्नोर किया, तुमने उनसे बात नहीं की। अगला शब्द है और दूसरा है और। तो और का मतलब होता है और, तेरी ओर, तेरी ओर, गाना भी है ना? तो और मीन्स तरफ। और का मतलब क्या होता है? एंड, यानी और तथा। इसके लिए हम और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं और तुम, लड़का और लड़की, ब्रेड और बटर। ठीक? और मतलब दूसरे के साथ, दूसरा और बोल रहे हैं हम साथ में। दिशा और दशा। दिशा मतलब डायरेक्शन, किस दिशा में तुम जा रहे हो, किस तरफ तुम जा रहे हो। और दशा, मेरी दशा आजकल बहुत ख़राब चल रही हैं, यानी कि मेरी जो हालत है, मेरे जो हालात हैं, मेरी जो स्थितियां हैं वो ख़राब हैं। तो दिशा डायरेक्शन, तरफ, और दशा मीन्स कंडीशन, हालत। हाँ, एक हम इसमें बहुत गलती करते हैं, बहु और बहू। बहु और बहू। बहु मीन्स बहुत, बहुसंख्यक, बहुत संख्या में। बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों से जुड़ी हुई। जहाँ पर बहु शब्द लगे मतलब बहुत, और जहाँ पर बहु शब्द लगे, बहु, बहु, वहाँ पर होता है वधु, यानी कि दुल्हन जो घर में आती है शादी करने के बाद, वधु, उसको बोलते हैं बहू। अगला शब्द है बलि, और ये है बलि, महाबली। महाबली, इसमें ये वाला शब्द लगाएंगे। महाबली मीन्स महाशक्तिशाली। और बलि का मतलब क्या होता है? जैसे पहले के ज़माने में लोग मंदिरों में क्या जानवरों की बलि देते थे, उनकी गर्दन काट देते थे, है ना? तो वो बलि का मतलब क्या होता है? भेंट देना, जानवर काट के वो भगवान को अर्पित कर देते थे। उनको लगता था कि वो ऐसा करके कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो बलि मतलब भेंट देना। अगला शब्द है शूर और सूर। देखो, इसे पढ़ेंगे शूर, श, और इसे पढ़ेंगे सूर, स, सूर। सूरदास, सूरदास मतलब अंधा है वो व्यक्ति, जिसको बोलेंगे सूरदास। और शूर का मतलब क्या होता है? शूर, शूरवीर। शूरवीर मतलब, शूर का मतलब ताकतवर हो, जो शक्तिशाली हो, जो वीर हो, उसे बोलते हैं शूर। सूर जहाँ शब्द लगेगा उसका अर्थ निकलेगा अंधा। कर्म और क्रम। ये देखिए, इसको पढ़ते हैं कर्म और इसको पढ़ते हैं क्रम। कर्म मतलब आपके कार्य, आपके काम। और क्रम का मतलब क्या होता है? सीरियल, यानी कि सिलसिला, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, क्रम से। दीन और दिन, ये है दिन और ये है दीन। तो दिन का मतलब होता है डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे मतलब दिवस। और दीनहीन अवस्था मतलब गरीब अवस्था, गरीब को बोलते हैं दीन। ये तो आपको पता ही होगा। गृह और ग्रह। गृह मीन्स घर, और ग्रह का मतलब प्लैनेट होता है, नक्षत्र बोल सकते हैं।
पराभव और प्रभाव। पराभव और प्रभाव। पराभव मीन्स पराजय, प्रभाव का मतलब होता है असर। कूल और कुल। कूल मीन्स किनारा। कूल इंग्लिश वाला कूल नहीं है, ये हिंदी वाला कूल है, इसका मतलब होता है किनारा। और कुल, कुल का मतलब होता है वंश या योग भी बोलते हैं, है ना। हमारे कुल में, हमारे खानदान में, तो वो वहाँ पर वंश है। योग और योग्य। योग मतलब टोटल, एडिशन करते हैं, सम करते हैं तो उसको मेल योग कहते हैं। और योग्य मतलब तुम मेरे से बात करने के योग्य नहीं हो, तुम इस नौकरी के योग्य नहीं हो। तो योग्य मतलब एबल होना, लायक होना। ठीक है, देखा आपने, ये कुछ शब्द थे, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतने ही हैं तो आपको इतने ही पढ़ने हैं। इन्हें हम बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाले शब्द थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे अलग अलग। जैसे इन दोनों को लिखेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे और फिर इसका भी वाक्य प्रयोग बनाएंगे और इसका भी वाक्य प्रयोग बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद करना है, और साथ में इन शब्दों को सीखना भी है, समझना भी है। आई होप आप मेरी बात को हवा में नहीं उड़ाते हैं, सीरियसली लेते हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाना है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।